नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब और मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया जापान और चीन की यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जिसे बौद्धिक कूटनीति के परिदृश्य में एक निर्णायक पड़ाव माना जा रहा है। जापान ने प्रधानमंत्री मोदी को मिला एक अभूतपूर्व समर्थन और निवेश का भरोसा। जापान ने भारत की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने का वादा किया है। ये निवेश केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल इंडिया और स्किल डेवलपमेंट जैसे तमाम क्षेत्रों तक फैला हुआ होगा। दरअसल चीन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे और प्रधानमंत्री को चीन में बड़ा रिसेप्शन मिला। मोदी ने संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत की और भारत की कूटनीति की सक्रियता का प्रदर्शन किया। ऐसे समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ थोप दिया है। भारत किसी एक ध्रुव पर टिकने वाला देश नहीं है। यह यात्रा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का जीवंत उदाहरण है। भारत ने स्पष्ट किया है कि दबाव की राजनीति के दौर में भी वो स्वतंत्र पहचान के साथ खड़ा होगा, जैसा वो अपनी आजादी के समय खड़ा था। दरअसल जापान से मिलने वाला निवेश भारत के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इससे रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं और भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और मजबूत हो सकती है। चीन ने एससीओ बैठक में भारत को एक बहुपक्षीय मंच पर अपनी बात रखने का मौका भी दिया। आतंकवाद से लेकर क्षेत्रीय स्थिरता पर भारत ने अपनी आवाज रखी। वैश्विक एजेंडे में उसको इस तरीके से सामने रखा कि वो गूंजता रहा। तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो दर्शकों को जानना चाहिए। चीन के साथ निवेश और संवाद की बात तो होती है, लेकिन सीमा विवाद का ठोस समाधान अब तक दूर है। भारत चीन व्यापार में भारी असंतुलन भी दिखाई पड़ता है और ये चिंता का विषय। आलोचकों का कहना है कि इन दौरों का व्यवहारिक लाभ भारत को सीमित तौर पर ही मिला। जापान से जुड़ी बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजना अब तक भारत में धीमी रफ्तार से ही आगे बढ़ रही है। जमीन अधिग्रहण से लेकर प्रशासनिक अड़चनों को अब तक दूर नहीं किया सका और यही वजह है कि सपना अब तक अधूरा है। तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए? ये साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा एशिया में भरोसे का विस्तार है। एक संदेश है, भारत अब वैश्विक राजनीति में फॉलोअर नहीं है, बल्कि निर्धारक की भूमिका में जा रहा है। चुनौतियां जरूर हैं, सीमा विवाद, व्यापार का घाटा, धीमी परियोजनाएं, लेकिन अवसर भी उतने ही विशाल है। अगर इन समझौतों और निवेशों को जमीन पर सही तरीके से उतार दिया गया तो मानिए कि यात्रा आने वाले समय में न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन की तस्वीर को बदल सकती है। तो भारत की यह कूटनीतिक चाल केवल दोस्ती का हाथ बढ़ाने भर नहीं, बल्कि बहुध्रुवी विश्व में अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने की एक ठोस पहल भी है। उस दौर में जब एक तरफ भारत अमेरिका से टकरा रहा है, एक तरफ पाकिस्तान से टकरा रहा है, पाकिस्तान की घूमकर मदद चाइना कर रहा है, भारत की एक अलग तरह की भूमिका है, आर्थिक तौर पर चुनौतियां भारत के सामने हैं। और ऐसे में इस तरह के दौरे, इस तरह के मंच पर जाकर के चीजें समझौते की तरफ बढ़ सकती है, यानी अपने विस्तार की तरफ भी, अपने आर्थिक लाभ की तरफ भी बढ़ सकती हैं, या फिर एक बड़े तनाव की तरफ जा सकती है। भारत अमेरिका के रिश्ते पिछले कई दशकों में काफी आगे बढ़े, काफी विस्तार हुआ, बिजनेस काफी आगे बढ़ा, कई अलग अलग तरीके के निवेश जो है एक दूसरे के देश में किए गए। चीन के साथ भी उस तरह का रिश्ता रहा, लेकिन गलवान की घटना के बाद तमाम सारी स्थितियां बदल गई। और ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ 2-3 अलग अलग तरह की घटनाओं ने पाकिस्तान के रिश्तों को खटाई में डाल दिया। अब भारत और रूस के रिश्तों की भी बहुत बात है। अक्सर गाही बगाही तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे होते हैं। इससे पहले अभी आपको याद होगा कि भारत के जो एनएसए हैं डोभाल, वो भी मिलने के लिए गए थे और उनकी मुलाकात को बेहद अहम माना गया। रूस और भारत दशकों पुराने दोस्त हैं और सबको याद है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के मामले में भारत के साथ अगर कोई देश खड़ा था तो रूस खड़ा था। लेकिन एक विपरीत परिस्थिति हुई थी। तब का रूस यूएसएसआर था, एक संयुक्त राष्ट्र था, और आज का रूस अकेला रूस है, जिसके आसपास के देश भी उसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। वो अलग अलग तरीके के स्वायत्त देश हो चुके हैं, गणराज्य हो चुके हैं, और उनमें से कई तो नाटो का हिस्सा बन चुके हैं, जो पूरी तरीके से रूस के खिलाफ रहा है। तो ऐसे में रूस के साथ साथ भारत को विश्व में अन्य भी इसी तरह के मित्रों की तलाश करनी पड़ेगी। चीन पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है। 62 की लड़ाई हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता, और न ही गलवान का इंक्रोचमेंट कभी भूल सकता। अरुणाचल पर बार बार उसके दावे को भी भारत नहीं भूल सकता है, और तिब्बत को लेकर के जो कुछ भी किया, क्या आप भूल सकते हैं?
इस बीच एक रास्ता निकालना होगा, संवाद के जरिए, कूटनीति के जरिए, व्यापार के जरिए, और कोशिश करनी होगी कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि साउथ एशिया को भी पूरे तरीके से अपने प्रभाव में लिया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश आपके साथ मजबूती से खड़े रहे। और भारत के नेतृत्व में ये समूचा जो दक्षिण एशिया का समुदाय है वो एक साथ आ गया। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी की मदद लेनी पड़े, किसी भी तरह का व्यापार आगे बढ़ाना पड़े, किसी तरह का व्यापारिक समूह आगे बढ़ाना पड़े, और किसी भी मंच पर जाकर बोलना पड़े, जैसे प्रधानमंत्री ने जाकर के चीन में बोला है। इस तरह के मंचों का उपयोग भारत की ब्रांडिंग के लिए आपको बार बार करना होगा, और आपको तमाम सारे तथ्य भी सामने रखने होंगे कि भारत कैसे एक न्यूट्रल, एक गुट निरपेक्ष देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसको सबका साथ चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का नारा केवल कहने से नहीं आगे बढ़ेगा, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम को जीवंत करना होगा, और यही भारतीयता और यही भारत की पहचान। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।